नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस एकेडमी में। इंडियन ईयर बुक की सीरीज में आज हम देखेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है और उससे संबंधित जितने भी प्रमुख तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं भारत की जलवायु के विषय में। हम जब भारत की जलवायु को देखते हैं तो उससे पहले हमको यह समझना होगा कि जलवायु कहेंगे किसको। तो सामान्य परिभाषा में कहा जाता है कि किसी स्थान विशेष पर एक लंबे समय तक मौसम की दशा को जलवायु कहा जाता है। उसके बाद एक शब्द आता है मानसून। तो मानसून कहा जाता है ऐसी जलवायु को जिसमें ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन हो। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जो जलवायु है वह उष्ण मानसूनी है। अभी हम देखेंगे। और भारत कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो दो तीन तथ्य आप ध्यान रखिए। एक, जलवायु किसे कहते हैं। दूसरा, मानसून किसे कहते हैं। तीसरा, भारत की जलवायु कैसी है और भारत की स्थिति क्या है ग्लोब में। अब हम समझें कि जो भारत की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, मतलब किन कारणों से भारत की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इनमें हम देखें तो दो वर्गों में इनको बांटा गया है। मतलब ऐसे दो कारणों की कैटेगरी है जिनमें बांटकर हम देखते हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनमें स्थिति तथा उच्चावास संबंधी कारक, मतलब भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब में, और जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, मतलब जो भारत का आंतरिक भूगोल है उसकी जो संरचना है उसके कारण। दूसरा, जो वायु दाब है और पवन संबंधी कारक। तो दो कैटेगरी है। पहला भारत की जो स्थिति है और दूसरा जो वायु दाब और पवन संबंधी कारक है। तो दो कारणों से भारत की जलवायु प्रभावित होती है। एक एक को हम देखते हैं। पहला कारण है स्थिति तथा उच्चावास संबंधी कारण। इसमें जो अक्षांश हैं, अर्थात भारत किस अक्षांश पर स्थित है उसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जो भारत का उत्तरी भाग है वह शीतोष्ण कटिबंध में है और जो दक्षिणी भाग है वह उष्ण कटिबंध में है। तो दो तरह की दशाएं हैं भारत में, एक शीतोष्ण कटिबंध, दूसरा उच्च कटिबंध। अब जो आपका यह उच्च कटिबंध है यह कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर भूमध्य रेखा सबसे निकट से गुजरेगी। हमने बात की थी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की। तो जो भी देश भूमध्य रेखा के निकट में होंगे वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी और वहां क्या होगा? उष्ण कटिबंध। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाएगी यह शीत कटिबंध की तरफ ट्रांसफर होते जाएंगे। तो भारत की स्थिति जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर पूर्व में है, इसलिए जो निकट का क्षेत्र है भूमध्य रेखा का, मतलब जो भूमध्य रेखा से करीब का क्षेत्र है वहां पर मिलेगा आपको उष्ण कटिबंध, और जो दूर का क्षेत्र है मतलब जो हिमालयी क्षेत्र है या हिमालय से सटा हुआ क्षेत्र है वहां मिलेगा आपको शीतोष्ण कटिबंध। तो दो चीजें आप ध्यान रखिए। और उसके अलावा आप यह ध्यान रखिए कि जो अक्षांश की स्थिति है उसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। फिर हिमालय पर्वत एक प्रमुख कारण है भारत की जलवायु के पीछे। ये जो आपका हिमालय पर्वत है वह क्या करता है? उत्तरी पवनों से भारत की सुरक्षा प्रदान करता है और जो दक्षिणी मानसून है उनको रोककर उपमहाद्वीप में या भारत में वर्षा करवाता है। तीसरा कारण आप देखेंगे कि जल और स्थल का जो वितरण है उसके कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। तो हम देखते हैं कि जो जल है वह देरी से गर्म होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो समुद्रों के किनारे स्थित शहर हैं या किनारे स्थित प्रदेश हैं वहां पर सर्दी गर्मी का असर बहुत देर से पड़ता है। मतलब वहां मौसम में परिवर्तन बहुत देरी से होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल आपका देरी से गर्म होगा और जब जल देरी से गर्म होगा तो इनके कारण पड़ने वाला प्रभाव भी लेट दिखेगा। इसीलिए जो जल और स्थल का वितरण है उसके कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। और इस जल और स्थल के तापीय अंतर के कारण जो वायु दाब बनता है वह भी जलवायु का प्रमुख कारण है या जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। हमने देखा है कि जो उच्च दाब का क्षेत्र है और जो निम्न दाब का क्षेत्र है तो हमेशा उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन होगा उसी तरह से यह पवनें भी चलेंगी या इन्हीं पवनों के चलने के कारण भी जलवायु में परिवर्तन होता है। तो जल के गर्म या ठंडा होने से जो वायु की दिशा है उसमें परिवर्तन होता है और वह भी जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। अब हम समझे कि जो स्थिति है और उच्चावास संबंधी कारक है उनमें क्या है? समुद्र तट से दूरी। जो स्थल समुद्र तट से जितना दूर होगा वहां पर जो मौसम का परिवर्तन है वह ज्यादा तीव्रता से होगा। अभी हमने देखा कि जो जल है वह एक लंबे समय में ठंडा या गर्म होता है, इसीलिए जो मुंबई का तट है और जो कोंकण का तट है वहां पर जलवायु परिवर्तन धीमी गति से होगा या बहुत लंबे समय में होगा। इसके अलावा जैसे हम उत्तर भारत के क्षेत्र देखते हैं जो समुद्र तट से दूर हैं उनमें जलवायु परिवर्तन तेजी से होता है। उसके अलावा समुद्र तट से जो ऊंचाई है वह भी जलवायु परिवर्तन के लिए एक प्रमुख कारक है। ऊंचाई के साथ हम देखते हैं कि तापमान घटता है, इसीलिए हम देखेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वह अधिक हमको
ठंडे मिलते हैं। उच्चावाद संबंधी कारक अगर हम देखें तो जो भौतिक स्वरूप का परिवर्तन है और उनके अनुसार बदलने वाले तापमान का जो परिवर्तन है, वह सब भी जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। वायु दाब और पवनों से जुड़े कारक अगर हम देखें तो 3 तरह के कारक इसमें हमको मिलते हैं कि वायु दाब का और पवनों का धरातल पर वितरण किस प्रकार से है, जो भूमंडलीय मौसम है उनको नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न कारक हैं वह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और जो पश्चिमी विक्षोभ है जो कि शीतकाल में आता है, और जो उष्णकटिबंधीय अवदाब है वह किस प्रकार से आता है। तो उन सबके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। हम इसको बहुत डिटेल से नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत डीप डाउन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक पर आपको फिर एक एक वीडियो चाहिए होगा। जैसे हमको वायु दाब समझना है या पवनों की दिशा समझनी है, भूमंडलीय मौसम को समझना है, कटिबंध कैसे बनते हैं, अवदाब कैसे बनते हैं, पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो आपको सब पर एक एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा। लेकिन यहाँ हम इंडियन ईयर बुक को कवर कर रहे हैं और उसमें जितने टॉपिक दिए गए हैं उनको थोड़ा डीप डाउन देख रहे हैं, मतलब एक स्टेप नीचे होकर देख रहे हैं। तो उससे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो भारत की जलवायु है उसको परिवर्तित करने वाले या उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो एक तरह से हम इसको रिवीजन की सीरीज में देख रहे हैं, मतलब हमने जो कुछ भी पीछे पढ़ा है उसको एक तरह से हम रिपीट कर रहे हैं कि जलवायु को परिवर्तित करने वाले वह कौन से कारक हैं या जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, उनको हम एक साथ देख रहे हैं। अब हम समझे कि जो शीत ऋतु है उसमें मौसम किस प्रकार से बदलता है। तो जो धरातलीय वायु दाब है और जो पवनें हैं यह मौसम को परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। दूसरा जो जेट प्रवाह है और ऊपरी वायु परिसंचरण है वह भी मौसम को परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका अदा करती है। इनके विषय में बहुत डिटेल से मैंने लिखा है, आप चाहे तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो मध्य एशिया से पवनें चलती हैं, जो हिमालय की स्थिति है और जो उपमहाद्वीप की स्थिति है, प्रवाह जिस प्रकार से होता है, जो महाद्वीपीय पवनें हैं वो सब किस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा जो जेट प्रवाह है या जिसको ITCZ कहा जाता है वह किस प्रकार से प्रभावित करता है, वह सब कुछ मैंने डिटेल से दे रखा है। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। एक रिपीटिशन के लिए हम इसको देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जलवायु में परिवर्तन होता है। जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है यह भी मौसम को परिवर्तित करते हैं। अब हम समझे कि जो ग्रीष्म ऋतु में मौसम का परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है। तो इसमें भी जो आपकी धरातली वायु दाब है और पवनें हैं यह मौसम को परिवर्तित करने में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि सूर्य हो जाता है आपका उत्तरायण और ITCZ का निर्माण होता है। इसके कारण भारतीय मौसम में परिवर्तन होता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण यह भी मौसम को परिवर्तित करता है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसका प्रभाव क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर ही पाया जाता है। जो पूर्वी जेट प्रवाह है और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह भी भारतीय मौसम को परिवर्तित करता है, और इन्हीं के कारण जो भारत का क्षेत्र है वहां पर भारी वर्षा होती है। वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का जो वितरण है अगर हम उसको समझें तो भारत में 2 तरह से वर्षा होती है या 2 तंत्रों के माध्यम से वर्षा होती है। एक उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो बंगाल की खाड़ी में उठता है और उससे वर्षा होती है। दूसरा जो अरब सागर का तंत्र है उससे भारत में वर्षा होती है। एक चीज आप ध्यान रखिए, नार्वेस्टर आपसे पूछा जा सकता है यह नार्वेस्टर क्या है या काल बैसाखी क्या है। तो जो पूर्वी राज्य हैं जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, असम में जो तेज हवाएं चलती हैं और गरज के साथ छींटे पड़ते हैं उन्हीं को कहा जाता है क्या, नार्वेस्टर। यह कम अवधि की बारिश है, यह आप ध्यान रखिएगा। भारत में जो वनस्पति है उसका वितरण अगर हम देखें तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग जलवायु है भारत में और ऊंचाई के अलग अलग क्षेत्र हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र हम देखते हैं बहुत ऊंचे हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखिए आप, उसके बाद समुद्र के किनारे के क्षेत्र आप देखिए तो अलग अलग आपको ऊंचाई के क्षेत्र मिलेंगे, इसीलिए अलग अलग जलवायु मिलेगी। समुद्र तट से दूरी, हिमालय पर्वत की स्थिति, वह सब कुछ मिलकर भारत की जलवायु को निर्धारित करती हैं। तो इसीलिए हम देखेंगे कि भारत में जो वनस्पति का वितरण है वह काफी विस्तृत रूप से है, या हम कहें कि उसमें काफी डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो 11 प्रकार की वनस्पतियां हम देखते हैं भारतीय क्षेत्र में। इसमें जो उत्तर पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है एक तरह की वनस्पति वहां पर, दूसरा जो सिंधु गंगा का मैदान है, पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है जो भारत के, इसमें आप मुख्यतः देखेंगे जो प्रायद्वीपीय भारत वह क्षेत्र आपको मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तरी और पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और लक्षद्वीप का क्षेत्र है, दक्कन का जो क्षेत्र है, पूर्वी घाट का जो क्षेत्र है, कोरोमंडल तट है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से 11 वनस्पति भौगोलिक क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी जो हिमालयी क्षेत्र है उसके विषय में अगर हम देखें
तो यह जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश होते हुए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र तक हमको मिलता है। यह उष्णकटिबंधीय है और साल के जंगल यहाँ ज्यादा मिलते हैं, जबकि जो शीतोष्ण क्षेत्र है वहां पर पाइन, बोरियल और अन्य चौड़ी पत्तियों के जंगल मिलते हैं। इसके ऊपर हम जाएंगे तो देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर और कुछ क्वाकर्स प्रजाति के वृक्ष हमको मिलते हैं। सिंधु गंगा के मैदान में अगर हम देखें तो यह क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के एरिया को कवर करता है। इसके दक्षिण की ओर देखेंगे, मतलब जो दक्षिणी सीमा है सिंधु गंगा मैदान की, वह विंध्याचल और राजमहल की पहाड़ियों तक शामिल होता है। तो वहां पर अगर हम देखें तो किस तरह की जलवायु मिलती है। इस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो कछारी मिट्टी आपको मिलती है। इसी के कारण जो गेहूं है, गन्ना है और धान है, यह बड़ी मात्रा में यहाँ उपजाया जाता है। इसमें जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं उनमें हम साल वन, मिश्रित वन, दलदल क्षेत्र और आर्द्र भूमि, यह सब कुछ देखते हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या? चोरिया, रोबस्ता, लेगरस्ट्रोइमिया, परवीफ्लोरा, फाइलेंथुस सेल्विका, बबूल, ब्यूटिया, कैसिया, इन सारी प्रजातियों के वृक्ष मिलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सी प्रजाति के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं, यह आपसे पूछा जा सकता है। मैग्रोव दलदल में हम देखेंगे तो राइजोफोरा, डाइलोकार्पस, ओनेरटिया, एवेसेनिया, यह सब कुछ पाया जाता है। अब हम देखें जो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र है, जो कि सिक्किम के पूर्व की ओर फैला है और दार्जिलिंग, गुवार और अरुणाचल प्रदेश इसी के क्षेत्र में आते हैं। यह फूलों की प्रजातियों के लिए बहुत फेमस है। ओक, लॉरेल्स, मेपल, पुरुष, एल्डर और भोज वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट की तुलना में अगर हम देखेंगे, यहाँ के जो वृक्ष हैं वह पश्चिम की तुलना में छोटे हमको मिलते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र है कहाँ का? पूर्वी हिमालय का। तो जो आपका पश्चिमी हिमालय है, उस पश्चिमी हिमालय में वृक्ष आपको क्या मिलेंगे? बड़े मिलेंगे। जो पूर्वी हिमालय है वहां पर वृक्ष आपको छोटे मिलेंगे। जो पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी और ग्लेशियर, यह दोनों भी कम होगा, तो वृक्ष छोटे हैं और बर्फबारी और ग्लेशियर भी यहाँ पर कम है। असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटियां शामिल है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों में बहती हैं। यहाँ की जो वनस्पति है वह सदाबहार वन, कहीं बांस के घने झुरमुट और लंबी घास हमको दिखती है। यहाँ पर आर्किड की विस्तृत श्रृंखला हमको मिलती है और इसके साथ ही एपीफाइट्स के पेड़ हमको मिलते हैं। तो दो तीन चीजें आप ध्यान रखिए। एक, पूर्वी हिमालय में आपको वृक्ष छोटे मिलेंगे, पश्चिमी हिमालय में आपको वृक्ष बड़े मिलेंगे। पूर्वी हिमालय में बर्फबारी कम होगी, ग्लेशियर यहाँ पर कम होंगे। यह जो क्षेत्र है वह असम के क्षेत्र में हमको मिलता है और जो ब्रह्मपुत्रा और सुरमा घाटियां वह इसी क्षेत्रों में शामिल होती है। सदाबहार वन यहाँ मिलेंगे और बांस के घने झुरमुट भी आपको मिलेंगे। एपीफाइट्स टाइप के पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। मध्य भारत के क्षेत्र को अगर हम देखें तो यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों को शामिल करके बनता है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर पठार और मैदानी क्षेत्र हमको मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार जंगल यहाँ पर मिलते हैं। इस क्षेत्र में जो प्रमुख वृक्ष हैं उनमें कीकर, अल्बिजिया, इनोगागस, गार्डेनिया, ग्रेविया आदि मिलते हैं। उसके बाद आता है शुष्क क्षेत्र। यह पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कच्छ क्षेत्र के साथ साथ जो दक्षिणी पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र है और जो हरियाणा का कुछ क्षेत्र है वह भी इसमें शामिल होता है। इसमें देखेंगे आप कि वर्षा कम होगी, इसलिए रेगिस्तानी प्रकार की वनस्पति आपको मिलेगी और उनमें हम देखेंगे कि ज्यादातर कांटेदार प्रजातियां शामिल होंगी। उत्तरी पश्चिमी घाट और उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र को अगर हम देखें तो यह गोवा और ताप्ती बेसिन के बीच तटीय क्षेत्र है। महाराष्ट्र, कोंकण, गुजरात के पश्चिमी घाट इसके अंतर्गत आते हैं। यह लैटेरिटिक पठार एस्टुरीन वनस्पति से भरपूर है, इसी कारण यहाँ पर मैग्रोव और हेलोफाइटिस प्रजातियां मिलती हैं। अब हम आपका देखिए जो दक्षिणी पश्चिमी घाट है, जो दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र है और जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र इसमें शामिल है। पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वह भी इसी में शामिल है। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और शोला, तो यह 4 प्रकार के वन यहाँ पर मिलते हैं और इसी के कारण जो डाइवर्सिटी है वह हमको ज्यादा मिलती है इस क्षेत्र में। दक्कन के प्रायद्वीप को अगर हम देखें तो यह उल्टे त्रिकोणीय आकार का हमको पठार मिलता है। तो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट उनके मध्य यह स्थित है। यह क्षेत्र अधिकतर वर्षा छाया क्षेत्र से घिरा हुआ है और इसमें पर्णपाती वनस्पतियां हमको ज्यादा मिलती हैं। पूर्वी घाट को हम देखें तो यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक फैला है और इसमें मुख्यतः कवर होता है जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है और जो तटीय क्षेत्र है। इनमें हम देखें
तो पर्णपाती और सदाबहार वनस्पति हमको मिलती है। इसके साथ शुष्क घास, झाड़ियां और जंगली वनस्पति भी हमको मिलती है। अंडमान और निकोबार क्षेत्र को देखें तो इसमें सदाबहार, मैंग्रोव, समुद्र तट, कछारी जंगल, यह सब कुछ बड़ी मात्रा में मिलता है। अंडमान क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां और म्यांमार में पाई जाने वाली वनस्पतियों में काफी अंतर हम देखते हैं। तो निकोबार द्वीप समूह है, यह मलेशियाई तत्वों के करीब है और इन द्वीपों में कई स्थानीय प्रजातियां हमको मिलती हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने समझ लिया बहुत शॉर्ट में और बहुत स्पीड के साथ कि जो भारतीय जलवायु क्षेत्र है वह किस प्रकार से है, उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। इसके अलावा हमने ये समझा कि जो भारत का वनस्पति वितरण है वह किस प्रकार से है, अलग अलग क्षेत्र किस प्रकार से हैं और उनमें जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वह किस प्रकार से पाई जाती हैं। बहुत स्पीड के साथ मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसी स्पीड के साथ आप शायद कवर कर पाएंगे। आपको देखना हो तो आप इसको स्लो करके देख सकते हैं और चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जो स्लाइड्स में लिखा है वो बहुत डिटेल में लिखा है, वह आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। क्योंकि हम रिवीजन के तौर पर यह पूरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हमने एक सरसरी निगाह से सारे तथ्यों को देख लिया है। तो हमने कोई तथ्य छोड़ा भी नहीं है और बहुत डीप डाउन नहीं गए हैं किसी तथ्य के पीछे, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन इससे कवर होने चाहिए वह आपके न छूटे, इसलिए इसको इस तरह से कराया जा रहा है। एक तथ्य आप और देखिए जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है कि जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है जिसके बारे में पुस्तक में भी बात की गई है, तो यह बताता है कि यह कोलकाता में स्थित है, मतलब कोलकाता में इसकी मुख्य शाखा है। इसकी 17 क्षेत्रीय इकाइयां भी हमको दिखती हैं जो पूरे भारतवर्ष में फैली हैं। देश में जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती हैं उनका जितना वितरण है उन सब के बारे में यह डेटा कलेक्शन का काम करता है और उसको प्रकाशित करने का भी काम करता है। एक शब्द आप और देखिए, जो भारतीय वनस्पति विज्ञान एथनो बॉटेनिकल है, यह क्या है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो यह पौधों और मनुष्यों के बीच भावनात्मक जो लगाव है उसका अध्ययन करने का विज्ञान है। तो बीएसआई एथनो बॉटेनिकल क्या है, जिसके माध्यम से जो मनुष्यों और पौधों के बीच भावनात्मक लगाव है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आप यह देख सकते हैं कि जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी ब्रांचेस हमको पूरे भारत में लगभग मिलती हैं, जिनके माध्यम से यह डेटा कलेक्शन का काम और उसको प्रकाशित करने का काम करता है। अगर हम देखें कि जो देश में औषधीय पौधे हैं तो इनमें हम पाते हैं, मतलब यह रिपोर्ट प्रकाशित जो हो रही है उस रिपोर्ट में किस तरह की चीजें दी गई हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस तरह के डेटा प्रकाशित करता है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह बताता है कि देश में 7,000 से अधिक औषधीय पौधे हमको मिलते हैं। इनमें से जो 960 प्रजातियां हैं वह व्यापारिक श्रेणी में हैं, मतलब उनका ट्रेड किया जा सकता है, और 178 प्रजातियां ऐसी हैं जो अत्यधिक व्यापारिक श्रेणी में हैं, मतलब इनका बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यह बताता है कि भारत में जो संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियां हैं वह कौन सी हैं। तो यह कहता है कि 1500 से अधिक ऐसी प्रजातियां हमको मिलती हैं जिनको जैव विविधता अधिनियम 2002 की 38वीं अनुसूची के माध्यम से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है, जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है उसकी जो 38वीं सूची है उसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को घोषित करता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसके विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, और यह एक कोश की जीव प्रोटोजोआ से लेकर विशालकाय स्तनधारी जीवों का प्राणीय संसाधन है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा था, पौधों के विषय में और यह प्राणियों के विषय में सर्वेक्षण करता है, उनके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके हमको 16 क्षेत्रीय कार्यालय मिलते हैं और बोटेनिकल के कितने मिल रहे थे आपको, 17। आप यह ध्यान रखिएगा, उसके 17 है, इसके 16 है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वह किस प्रकार की है, यह लगभग 1,02,161 प्रजातियों का दस्तावेज तैयार करता है, मतलब उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। इन दस्तावेजों में जो संधिपात है या जो आर्थ्रोपोड हैं उनकी प्रजातियां सबसे ज्यादा हैं और यह 76,461 है। वैश्विक प्राणी विविधता में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 6.2, मतलब जितनी डाइवर्सिटी वर्ल्ड लेवल पर पाई जाती है उसमें भारत का कितना हिस्सा है, 6.52%। ये संधिपाद वाला आप ध्यान रखिएगा, इसमें दरअसल जो मच्छर वगैरह हैं वह सब शामिल होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देश भर में पाई जाने वाली जंतुओं की 2800 प्रजातियां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षित की गई है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की रिपोर्ट इस तरह के डेटा रिप्रेजेंट करती है। वैश्विक जैव भौगोलिक वर्गीकरण को हम देख लेते हैं, तो यह बताती है भारत के विषय में कि भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र हमको मिलते हैं, या भारत में 2 प्रमुख भू क्षेत्र हमको मिलते हैं।
एक पेलियाकार्टिक, दूसरा इंडोमलायन। अभी हम देखते हैं कि यह क्षेत्र कौन से हैं। 3 बायोम्स हमको मिलते हैं, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन, दूसरा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या पर्णपाती वन, तीसरा गर्म रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तान। तो 3 तरह के बायोम्स हमको मिलते हैं। 2 प्रमुख भू क्षेत्र हमको मिलते हैं भारत में, और यह बता कौन रहा है? वैश्विक जैव भौगोलिक वर्गीकरण। तो आप समझिए, भारत में देखिए 2 तरह के भू क्षेत्र मिल रहे हैं, एक इंडोमलायन, दूसरा पेलियाकार्टिक। तो आप देखिए, जो आपका ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वह इसमें कवर हो रहा है, जो हिमाचल का क्षेत्र है वह इसमें कवर हो रहा है। तो पेलियाकार्टिक क्षेत्र और इंडोमलायन क्षेत्र भारत में मिल रहा है। इसके अलावा 3 बायोम्स भारत में मिल रहे हैं, यह भी हमने देख लिया। अब जो भारतीय भूभाग है उसका जो जैव भौगोलिक वर्गीकरण है उसको हम देख लेते हैं। तो 10 तरह के जैव भौगोलिक वर्गीकरण हमको मिलते हैं, और जो आपका भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है इसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जीव संसाधन जो हैं उनके दस्तावेजीकरण का काम किया है। इसमें हम देखते हैं तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र जिसमें 30,777 प्रजातियां मिलती हैं, फ्रांस हिमालय का क्षेत्र जिसमें 3,324 प्रजातियां मिलती हैं, द्वीप क्षेत्र जिसमें 11,009 प्रजातियां मिलती हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें 18,527 प्रजातियां मिलती हैं, रेगिस्तान का क्षेत्र जिसमें 3,346 प्रजातियां मिलती हैं, अर्ध रेगिस्तान जिसमें 7,424 प्रजातियां मिलती हैं, तटीय क्षेत्र जहां पर 11,833 प्रजातियां, पश्चिमी घाट का क्षेत्र जहां पर 17,099 प्रजातियां, गंगा का मैदानी क्षेत्र जहां पर 14,640 प्रजातियां, और दक्षिणी प्रायद्वीप का क्षेत्र जहां पर 15,539 प्रजातियां हमको मिलती हैं। तो बेसिकली आप ध्यान रखिए, आपको यह नंबर नहीं याद करने हैं, आपको याद क्या करना है कि कहां पर सबसे ज्यादा जीव संसाधन हमको मिल रहे हैं, मतलब विविधता सबसे ज्यादा हमको कहां मिल रही है। तो आप ध्यान रखिए कि पहला स्थान होगा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र का, दूसरा स्थान होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का, तीसरा स्थान होगा पश्चिमी घाट का, चौथा स्थान होगा दक्षिणी प्रायद्वीप का, और 5वां स्थान होगा गंगा के मैदानी क्षेत्र का। तो इतना आप ध्यान रखिए। आगे हम देखते हैं अन्य प्रमुख तथ्यों को। तो भारत की जो तटीय सीमा है वह 7,516 किलोमीटर की है। जो भारत का क्षेत्रफल है वह कुल कितना है? 2.37 मिलियन वर्ग का। जो भारत है वह विश्व का 18वां सबसे बड़ा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वहां पर 20,444 प्रजातियां मिलती हैं, और इनके साथ यह उच्च समुद्री जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर जो मीठा पानी है उसकी लगभग 9,457 प्रजातियां मिलती हैं। मतलब मीठे पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनकी प्रजातियां कितनी है? 9,457। जो समुद्री मुहाने हैं वहां पर भी लगभग 3,939 प्रजातियां मिलती हैं। जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी का क्षेत्र है वहां पर 5,747 प्रजातियां मिलती हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि मीठे पानी की प्रजातियां ज्यादा हैं, समुद्री मुहानों पे जो प्रजातियां हैं वह तीसरे स्थान पर हैं, और मैंग्रोव परिस्थिति का जो क्षेत्र है वह दूसरे स्थान पर है। भारत की 5,632 प्रजातियों को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण के तहत रेड लिस्ट के विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया जाता है। तो आपके सामने जो रेड लिस्ट आती है, रेड डेटा बुक, जिसमें यह बताया जाता है कि यह किस कैटेगरी में जीव है, इंडेंजर्ड है, डेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये सारा डेटा आता है। तो उसमें आप ध्यान रखिए कि भारत की 5,632 प्रजातियां शामिल की गई हैं। तो इस वीडियो में बहुत शॉर्ट वेज में और बहुत तेजी के साथ हमने यह समझ लिया कि भारत की जैव विविधता और भारत की जलवायु विविधता किस प्रकार की है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।